हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अमन वर्मा। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंग्रेज़ों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत में फैक्ट्रियाँ स्थापित की, युद्ध किए और रणनीतियाँ लगाई कि किस प्रकार भारत में वो राज कर सके। तो उसी के चलते आज हम आगे बढ़ते हैं और अंग्रेज़ों के बाद किस यूरोपियों का आगमन भारत में होता है यह देखते हैं। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 7 आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक डेन के बारे में पढ़ा दूंगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के बाद भारत में आगमन डेन का होता है। डेनमार्क निवासी हैं डेन, उनका होता है। तो छोटा सा टॉपिक है तो उसको हम इसी में कवर कर लेते हैं। तो डेन चौथे यूरोपीय व्यापारी थे जिनका आगमन भारत में होता है। डेन के बाद फ्रांसीसी आएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। डेन का कुछ विशेष योगदान नहीं है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, छोटा सा टॉपिक है, इसको हम 1 मिनट में देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। बस यही खास है इनका। तो डेन ये चौथे यूरोपीय व्यापारी थे जिनका भारत में आगमन होता है। डेन एक्चुअली ये डेनमार्क निवासी थे। डेनमार्क निवासियों को डेन कहा जाता था। इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 में किया। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजौर जिले में ट्रैंक्वे बार में स्थापित की। ये इम्पोर्टेंट है। डेन ने अपनी पहली फैक्ट्री तमिलनाडु के तंजौर जिले के ट्रैंक्वे बार में स्थापित की। डेन ने अपनी दूसरी सेकेंड फैक्ट्री इन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित की। ये 1625 में। डेन जो थे ये भारत में सफल नहीं हो पाए। इनका कुछ जिस प्रकार पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी सफल थे भारत में, उस प्रकार डेन सफल नहीं हो पाए। तो ये भारत में तो सफल हो नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो भी फैक्ट्रियाँ थीं वो अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से 1845 ईस्वी में पूर्णतः चले जाते हैं। अंग्रेज़ों को बेचकर भारत से 1845 में चले जाते हैं। तो इसको एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। डेन ये भारत में आने वाले चौथे यूरोपीय व्यापारी थे। अंग्रेज़ों के बाद डेन भारत आएंगे और डेन के बाद फ्रांसीसी आएंगे। ये चौथे व्यापारी थे और ये डेनमार्क निवासी थे और इन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में तमिलनाडु के तंजौर जिले के ट्रैंक्वे बार में स्थापित की। इनकी सेकेंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1625 में स्थापित हुई। फिर इसके बाद जब ये सफल नहीं रहे भारत में, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों को बेचकर 1845 में पूर्णतः भारत से चले गए। ये था हमारा डेन। अब आगे हम देखते हैं फ्रांसीसी। पहले अंग्रेज़ों के बाद डेन के बाद फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी ये 5वें
यूरोपीय थे, 5वें यूरोपीय थे जिन्होंने भारत में आगमन किया। अब फ्रांसीसियों ने इतना समय क्यों लगाया भारत में आगमन के लिए? इसके पीछे भी एक कारण है। फ्रांसीसियों ने समय इसलिए लगाया क्योंकि फ्रांस जो था, फ्रांस में उस टाइम राजतंत्र चल रहा था। तो वहाँ की सरकारें जो थीं तो वो ज़्यादातर मतलब बाहर की तरफ गतिविधियाँ नहीं करना चाहती थीं। वो राजतंत्र था, अपने हिसाब से शासन करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन निरंकुश शासन होने के बाद कुछ समय बाद जब फ्रांस में निरंकुश राजा लुई 14वें के प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांस में वाणिज्यवाद का विकास प्रारंभ हुआ। वाणिज्यवाद का विकास प्रारंभ हुआ। निरंकुश राजतंत्र होने के बावजूद भी लुई 14वें के प्रधानमंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से वाणिज्यवाद का विकास प्रारंभ हुआ और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कमेटी का गठन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख दिए हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जिसका नाम कैंपेजिनी डेस इंडेस ओरिएंटल था। 1664 में जब कोलबर्ट जो लुई 14वें के प्रधानमंत्री थे, उनके प्रयासों से कि अब कितना राजतंत्र यहाँ पे रहेगा, मतलब जो राजा चाहेगा वही बार बार हर चीज़ होगा। हम बाहर से जिस प्रकार पुर्तगाली और अंग्रेज जिस प्रकार व्यापार कर रहे थे, फ्रांसीसी भी चाह रहे थे कि हम भी व्यापार करें। लेकिन वहाँ पे जो राजतंत्र था वो काफ़ी निरंकुश था कि अपने हिसाब से शासन करता था, सब कुछ करता था। लेकिन जब वहाँ के प्रधानमंत्री कोलबर्ट बने तो उन्होंने प्रयास किया क्यों ना हम भी पूर्व से भारत से व्यापार करें और अपने फ्रांस को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। और जिस प्रकार अंग्रेज पुर्तगाली भारत में आकर व्यापार करके लाभ कमा रहे थे, हम भी लाभ कमाएं। उन्हीं के प्रयासों से वाणिज्यवाद का विकास हुआ और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया और जिसका नाम कैंपेजिन डेस इंडेस ओरिएंटल रखा गया। और जिस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, वो कोई सरकारी कंपनी, वो कोई निजी कंपनी नहीं थी, ये एक सरकारी कंपनी थी। जिस प्रकार मतलब सरकारी कंपनी मतलब कहा जाएगा जो सरकार के नियंत्रण में रही। सरकार निजी कंपनी नहीं थी, जैसे कि व्यापारियों ने पैसा लगा दिया हम उसका व्यापार करेंगे, उस प्रकार की कंपनी नहीं थी। जैसे अंग्रेज़ों की कंपनी थी, वो अंग्रेज़ों की कंपनी की भांति ही ये भी मतलब एक सरकारी कंपनी थी और जिसके मतलब हेड को, डायरेक्टर को गवर्नर जनरल कहा जाता था। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक ये सरकारी उपक्रम था, सरकारी कंपनी थी जिसका मतलब दिशा निर्देश, जिसका मतलब पूरा मतलब अधिकार सरकार के हाथ में था कि कंपनी किस प्रकार चलाई जाएगी और किस प्रकार उसका नियंत्रण होगा, भारत में कहाँ कहाँ वह व्यापार करेगी और किस प्रकार व्यापार करेगी। तो ये ऐसे इस प्रकार फ्रांसीसियों की कंपनी का गठन हुआ। बहुत फ्रांसीसियों ने भारत में आने में काफ़ी समय लगा दिया, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी भारत में आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वहाँ का एक रीज़न था कि वहाँ पे राजतंत्र था, जिस वजह से फ्रांसीसी भारत में आने में
समय लगा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों ने भारत में आने में इतना समय क्यों लगाया। अंग्रेज उनके पहले आ गए, डेन उनके पहले आ गए, पुर्तगाली उनके पहले आ गए। तो इसका एक साधारण सा रीज़न है कि वहाँ पे राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, जिसके वजह से फ्रांसीसी भारत में आने में समय लगा देते हैं, देर करते हैं। उन्होंने 1664 में अपनी कंपनी गठन की। सबसे पहले फ्रांसीसी जब पूर्व की ओर आते हैं तो यहाँ मैप में हमने नहीं बनाया, यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर द्वीप है, अब दिख रहा होगा मैप में, यहाँ पे मेडागास्कर द्वीप है। तो फ्रांसीसी जब जैसे हमने पिछले मैप में आपको दिखाया होगा वर्ल्ड मैप बना के किस प्रकार यूरोप के निवासी भारत में आते थे, इस मैप में हमने इंडिया पे फोकस किया है, क्योंकि अब आगे के चैप्टर में मुझे आपको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध बताना है, तो इसलिए इंडिया को फोकस किया है। कितना क्षेत्र फ्रांसीसी के पास था, कितना क्षेत्र ब्रिटिश के पास था, मतलब अंग्रेजों के पास था। तो उसी के देखते हुए जैसे फ्रांस जब पूर्व की ओर आते हैं तो सबसे पहले वो मेडागास्कर पहुंचते हैं, मेडागास्कर द्वीप जो अफ्रीका के दाहिने साइड में है, और इसको आधुनिकरण करने का प्रयास करते हैं। काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं कि इसको मतलब एक आधुनिक द्वीप बनाया जाए, अपना एक स्थान बनाया जाए कि हम आके यहाँ पे ठहरेंगे, फिर यहाँ से आसान होगा, हमारा जलमार्ग भी आसान होगा, एक अड्डा बन जाएगा हमारा। लेकिन काफ़ी पैसा धन खर्च करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते यहाँ पे। फिर दूसरी फ्रांसीसी व्यापारिक यात्रा फ्रैंको कैरो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फ्रैंको कैरो। फ्रांसीसी अपनी सेकंड व्यापारिक यात्रा फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत की ओर रवाना करते हैं। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ इनकी यात्रा, जो भारत, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भारत की ओर रवाना करते हैं। ये इनकी सेकंड व्यापारिक यात्रा है जो भारत की ओर रवाना होती है। इस अभियान दल में इनके साथ एक फारस के इम्फाल नगर का निवासी मरकारा भी शामिल होता है। ये भी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी जब भारत में आगमन करते हैं तो उनके साथ किस देश का निवासी कौन शामिल रहता है। तो इसके साथ मरकारा शामिल रहता है फ्रैंको कैरो के साथ, जो भारत की ओर यात्रा करता है। अब फ्रांसीसी जब भारत की ओर आएंगे तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी है। तो ये सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत, प्रसिद्ध सूरत, जो कि सबसे पहला सब जितने भी पुर्तगाली आए सबकी चॉइस सबसे पहले थी कि सूरत में फैक्ट्री स्थापित करें। तो इस प्रकार ये भी आते हैं और इसी में आते हैं, और 1668 में सूरत में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में स्थापित करते हैं। उसके बाद दूसरी फ्रांसीसी फैक्ट्री ये जो मरकारा फारस के इम्फाल नगर का निवासी, जो फ्रैंको कैरो के साथ भारत में अपनी फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने में फ्रैंको कैरो के साथ आता है। ये अब भारत में अब दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करता है, मरकारा करता है। मतलब फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित होती है और सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित होती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और 1673 में फ्रैंको मार्टिन नाम थोड़ा सा सेम है, ध्यान में रखिएगा। फ्रैंको
फ्रैंको मार्टिन ने वालीकुंडापुरम, ये जो क्षेत्र है ये वालीकुंडापुरम है। वालीकुंडापुरम हम मैप के माध्यम से इसलिए पढ़ाते हैं कि एक मैपिंग टाइप का आपके दिमाग में जब बस जाएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ कौन सा क्षेत्र कहाँ था, तो ये याद करने में आसानी होती है। माइंड मैपिंग एक हिसाब से इसको कहा जाता है। तो 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने वालीकुंडापुरम के सूबेदार, इनके सूबेदार, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, वालीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी थे। तो फ्रैंको मार्टिन क्या करता है, फ्रैंको मार्टिन वालीकुंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोदी से पुडुचेरी नामक गांव अपने नियंत्रण में ले लेता है, मतलब प्राप्त कर लेता है, और एक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करता है। तो पुडुचेरी में एक किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करता है। तो इस प्रकार पुडुचेरी के संस्थापक फ्रैंको मार्टिन को कहा जाता है। और फ्रैंको मार्टिन ही पुडुचेरी का फर्स्ट गवर्नर बनता है। और 1701 में जगह नहीं बची है, 1701 में इसको मुख्यालय बनाया जाता है। 1701 में ये पुडुचेरी को फ्रांसीसी गतिविधियों का भारतीय मुख्यालय बनाया जाता है। मतलब अब पुडुचेरी मुख्यालय बन चुका है। ये तो थे साउथ के पार्ट। अब आते हैं हम बंगाल में, जो मुख्य केंद्र हमेशा से इंडिया का रहा है, बंगाल। अब बंगाल के सूबेदार उस टाइम थे शाइस्ता खां। अब शाइस्ता खां के द्वारा ही जब फ्रांसीसियों ने इनसे फ्रांसीसियों ने शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर नामक बस्ती उपलब्ध कराई और यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कहा। फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में, बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फैक्ट्रियाँ तो स्थापित होती हैं, लेकिन जब एक होता नहीं है, धीरे धीरे समय बदलता है तो पतन भी शुरू होता है। तो धीरे धीरे फ्रांसीसियों का पतन भी शुरू होने लगा। इसके बाद गवर्नर आए, यहाँ लिख देते हैं गवर्नर आए पीसी ड्यूमा, लेकिन इनका कोई विशेष प्रभाव विशेष प्रभाव नहीं डाल पाए, जिससे फिर से फ्रांसीसियों का उत्थान हो सके। फिर लेकिन उसके बाद एक गवर्नर आते हैं जिसका नाम है डुप्ले, बहुत ही महत्वपूर्ण है डुप्ले। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डुप्ले के बारे में। तो डुप्ले आए। अब डुप्ले जब फ्रांसीसियों के गवर्नर बनकर भारत में आए तो इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की कि मुगल सम्राट, उस टाइम जो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह थे, इन्होंने इन्हें नवाब की उपाधि प्रदान की।
और डुप्ले ने फ्रांसीसियों की शक्ति चरम पे पहुंचा दी। मतलब इनके समय में फ्रांसीसियों का काफ़ी उत्थान हुआ। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1721 में मॉरिशस, फिर 1724 में मालाबार तट पे स्थित जो ये माहे है, 1724 ईस्वी में माहे पर अधिकार कर लिया। फिर 1739 ईस्वी में करिकल पर अधिकार कर लिया। आप मैप में देखिए करिकल कहाँ है, माहे कहाँ है, कालीकट कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, पौडीचेरी कहाँ पे है, मसूलीपट्टनम, यन्नम। ये मैप इसलिए मैं बनाया हूँ कि आपको दिमाग में रहे कि कौन सा क्षेत्र किस साइड है, दक्षिण में है कि पूरब में है, उत्तर में है कि दक्षिण में है, किस नदी के तट पर है, किस समुद्र के तट पर है। आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा हमेशा, किस प्रकार फ्रांसीसी आए थे और व्यापार कर रहे थे और किस कारणों से फिर युद्ध होगा। तो जैसा कि मैप में मैंने दिखाया है कि ये जो ग्रीन लाइन है, डुप्ले के समय तक ये ग्रीन लाइन जितनी है, ये पूरा भाग को, इसको दूसरे कलर से हम कर देते हैं, जो पूरा भाग है इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। और जो ये भाग है पूरा, इस पर ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजों का अधिकार है। अब आगे हम यह देखेंगे कि देखिए, देखा जाए तो आधा क्षेत्र लगभग बढ़ चुका है, जिसमें फ्रांसीसियों का दक्षिण पूरब में पूरा फ्रांसीसियों का अधिकार है, दक्षिण पूरब में पूरा फ्रांसीसियों का अधिकार है, और उत्तर में पश्चिम में ब्रिटिश राज अंग्रेजों का अधिकार है। तो अब आगे हम यह देखेंगे कि जब शक्तियां दोनों की उत्थान पर है, दोनों की सर्वोच्च शक्ति दोनों बन चुकी हैं, तो स्वाभाविक अब युद्ध होगा। अब अंग्रेज और फ्रांस युद्ध करेंगे और इसमें से जो जीतेगा वो भारत पे राज करेगा। तो आगे अब हमें यह देखना है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होंगे, जिनको जो 3 युद्ध होंगे, हम 3 पार्ट में उसको आप अच्छे से स्टोरी के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार युद्ध हुए हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फ्रांसीसियों के बारे में 2 मिनट में, कि फ्रांसीसी का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ और कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित की। अब जिस वर्ड को हम ग्रीन से हेडलाइन कर देंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो फ्रांसीसियों का आगमन, जैसे हमने देखा कि डैन के बाद फ्रांसीसियों का आगमन होता है, जो 5वें यूरोपीय होते हैं जो जिनका भारत में आगमन होता है। अब फ्रांसीसियों का आगमन भारत में इसलिए देर से होता है क्योंकि फ्रांस में उस तरह राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र चल रहा था। लेकिन समय बीतता है और लुई 14वें के समय कोलबर्ट ने के प्रयासों से वाणिज्यवाद का विकास होता है और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है, जिसे हम कैंपेजिन डेस इंडिस ओरिएंटल कहते हैं। 1664 में, ये याद रखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो जाता है। फिर अब ये भी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं थी कि व्यापारियों ने गठन की हो, यह एक सरकारी कंपनी थी, सरकारी उपक्रम था। मतलब इस पर पूरा नियंत्रण सरकार का था कि कंपनी क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किस प्रकार शासन करेगी, कहाँ कंपनियां स्थापित करेगी, कौन गवर्नर जनरल बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सब कंट्रोल पूरा सरकार के हाथ में था। तो यह एक सरकारी कंपनी थी। जब कंपनी का गठन 1664 ईस्वी में हो जाता है, फिर 4 साल बाद जब पूरब से व्यापार करने हेतु कंपनियां आगे आती हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आती है कि चलिए अब हम भी अंग्रेजों, पुर्तगालियों, डैन जिस प्रकार गए हैं, हम भी जाएं और व्यापार करें, लाभ कमाएं। तो उस प्रकार सबसे पहले वो मेडागास्कर पहुंचते हैं। मेडागास्कर में सोचते हैं हम इस द्वीप को अपने रहने का एक ठिकाना बना लें, मतलब एक अड्डा बना लें कि हमें पूर्व से व्यापार करना है, एक रुकने का अड्डा बना लें कि यहाँ से अगर हम अपना यहाँ पे आधुनिकीकरण कर देते हैं, अपने जलयान विकसित कर देते हैं, तो हमें पूर्व से व्यापार करने में और आसानी होगी। इसलिए सबसे पहले वो मेडागास्कर द्वीप पे लग जाते हैं, इसका आधुनिकीकरण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन काफ़ी धन खर्चा करने के बावजूद इसमें वो सफल नहीं होते। फिर
फिर सोचते हैं जब नहीं सफल हुए, चलिए पुरानी रीतियों के हिसाब से हम डायरेक्ट फ्रांस से निकलेंगे और पूरब आएंगे। फारस की खाड़ी होते हुए, लाल सागर होते हुए या केप ऑफ गुड होप होते हुए हम आएंगे। तो सबसे पहले या 1668 ईस्वी में 4 साल बाद, कंपनी का गठन 1664 में होता है, 4 साल बाद या 1668 ईस्वी में आते हैं सूरत पर अधिकार करते हैं। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जो इनकी पहली फैक्ट्री होती है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की। फिर उसके बाद फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में गठन होती है। इनके साथ इनका एक फारस का निवासी, इम्फाल नगर का निवासी मरकारा इनके साथ रहता है, जो कंपनी गठित करने में इनका सहयोग करता है। और मरकारा ने ही सेकेंड कंपनी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की मसूलीपट्टनम में गठित की, जो मरकारा ने गठित की। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय बदलता है। फिर आते हैं फ्रैंको मार्टिन ये क्या करते हैं, पुडुचेरी इस टाइम यहाँ पर शासन वालीकोंडापुरम के सूबेदार शेर खान लोदी कर रहे होते हैं। फ्रैंको मार्टिन शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक गांव ले लेते हैं, बातचीत करके कि हमें आप दे दीजिए, आपका इतना लाभ होगा, जो भी होगा अब हमें दे दीजिए। अब पुडुचेरी का फ्रैंको मार्टिन ले लेते हैं, तो यहाँ पे किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करते हैं। और किलाबंद फैक्ट्री स्थापित करते हैं तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है, पुडुचेरी का संस्थापक कौन है? तो पुडुचेरी का संस्थापक फ्रैंको मार्टिन है, और फ्रैंको मार्टिन ही फर्स्ट गवर्नर है पुडुचेरी का। फिर ऐसे समय धीरे धीरे बदलता है। अभी कंपनियां स्थापित हो रही हैं। फिर बंगाल में जाते हैं। बंगाल में के सूबेदार शाइस्ता खान रहते, इन्होंने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर दे दिया। धीरे धीरे कंपनी का पतन भी होना शुरू होता है। जब कंपनियां स्थापित होती हैं, कुछ भ्रष्टाचार होते हैं, सब कुछ होता है। फिर धीरे धीरे पतन शुरू होता है। गवर्नर बदलते हैं, ल्यूनो आते हैं, ड्यूमा आते हैं। फिर एक समय आता है जब वहाँ के सबसे प्रसिद्ध गवर्नर डुप्ले आते हैं, जो भारत में इन्होंने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के उत्थान के लिए काफ़ी कार्य किया। फ्रांसीसी को एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया, एक चरम पे पहुंचा दिया, जिसके वजह से अंग्रेज इनसे जलने लगे। अब अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में भिड़ंत होगी, लड़ाइयाँ होंगी, और जो जीतेगा भारत पे राज करेगा। तो ये तो था हमारा फ्रांसीसी का आगमन भारत में किस प्रकार हुआ। अब अगले पार्ट में हम यह देखेंगे कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष, और उसमें हम 3 युद्ध देखेंगे, जो हम 3 पार्ट में देखेंगे। एक पार्ट में देखेंगे किस प्रकार उनका युद्ध होता है, और कौन जीतता है, कौन किसका सहयोग करता है, कौन किसका सहयोग नहीं करता है, किस प्रकार लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, किस वजह से लड़ी जाती हैं, अगर जो हारता है तो क्या कारण है उसके हारने का। ये हम अगले पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 8 में देखेंगे। ये था पार्ट 8। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी करिए। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा बताने के लिए। अगर कोई गलतियाँ होती हैं तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।